हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो हमारे 12th एग्रीकल्चर में जो हमारा तीसरा चैप्टर है फसल का, उसमें हम देख रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे खाद। ठीक है, चलिए। खाद क्या होता है? ऐसे सड़े गले जैविक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, भूमि की उर्वर शक्ति को बढ़ाते हैं और जो जितने पोषक तत्व होते हैं भूमि को प्रदान करते हैं, और जिससे क्या होता है, पौधे अपनी अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। वही चीज क्या कहते हैं, हम खाद कहते हैं। चलिए देख रहे हैं, खाद या जैविक खाद क्या है? खाद या जैविक खाद, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। क्या होती है देख लेते हैं। ऐसे सड़े गले जैविक पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। उर्वरा शक्ति क्या होती है? चलिए, उर्वरा शक्ति क्या होती है? जो उत्पादन देने की क्षमता होती है ना, जो जो भूमि की क्या होती है, उत्पादन देने की क्षमता। जैसे क्या होता है, जैसे हमने बीज डाला है ना, तो वो ग्रो करेगा, फिर से बीज डाला, फिर ग्रो करेगा। और जो प्लांट क्या करते हैं, जमीन से पोषक तत्वों को लेते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, जब बार बार हम बिना कोई उर्वरक दिए जमीन से अगर फसल लेते रहेंगे, उत्पादन लेते रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, भूमि के क्या होंगे, पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, हम अलग से खाद और उर्वरक ये सब चीजें देते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं खाद के बारे में। तो खाद में क्या था कि ऐसे सड़े गले जैविक पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वर शक्ति में वृद्धि करते हैं, है ना, जो उत्पादन देती है भूमि, उसमें क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तथा पौधों की बढ़वार, है ना, वृद्धि, बढ़वार मतलब वृद्धि में सहायक होते हैं, मतलब पौधों को बढ़ने में सहायक होते हैं। उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं। अर्थात वे खाद हैं जिनमें जीवांश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीवांश, मतलब जीव का अंश पाया जाता है। जैसे प्लांट्स हैं और अपने हमारे जितने भी क्या कहते हैं, पशु हैं, उनकी जो हड्डियां हैं, जो कुछ भी है, जिससे मिला के जो खाद बनाई जाती है, जिसमें जीवों का अंश पाया जाए, उसी को क्या कहते हैं, जीवांश कहते हैं। अगला देख रहे हैं, पूर्ण खाद क्या होती है। क्या देख रहे हैं, पूर्ण खाद क्या है? पूर्ण खाद जो है, उसका जो नाम है उसी में उसका आंसर है ना। पूर्ण खाद क्या होती है? ऐसी खाद जिसमें जो प्लांट्स होते हैं उनके सभी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। जितने जिन 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 पोषक तत्वों की उसको आवश्यकता होती है, वो सभी पोषक तत्व किसमें पाए जाए, जिस खाद में पाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण खाद कहते हैं। अब पूर्ण खाद में कौन कौन सी खाद आती है? जितनी भी जैविक खादें हैं, है ना, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, ये सब किसमें आ जाएंगे, हमारी पूर्ण खाद में आ जाएंगे, जिनको हम जैविक खाद भी कहते हैं। देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। ऐसी खाद क्या कह रहे हैं, ऐसी खाद जो फसल की तत्व संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, पूर्ण खाद कहलाती है। इसके अंतर्गत सभी जैविक खादें, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, सब आती हैं। ठीक है, चलिए हम दूसरा देख रहे हैं, कौन सा है, कह रहा है गोबर की खाद तैयार करने की कौन कौन सी विधियां हैं। चलिए, इसमें हमने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट छोटे छोटे क्वेश्चन रखे हैं, जिससे आपको एग्जाम में मदद मिलेगी और आप एक बार रिवीजन करके चले जाएंगे तो आप जो भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आपने कम भी पढ़ा है, तो आप अगर इसका एक बार रिवीजन वीडियो देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन लिखने में समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए हम एक तो सिंपल भाषा में समझेंगे, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें भी समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं कि जो गोबर की खाद बनाने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। पहले हम देखते हैं कि ढेर लगाकर क्या करते हैं, ढेर लगाकर। ढेर लगाकर कैसे? जब हम क्या करते हैं, गोबर को क्या करेंगे, एक जगह जमीन पे कहीं इकट्ठा करते जाएंगे, है ना, डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, चोटी सी बन जाती है ना, ढेर लगा देते थे। जैसे आप लोगों ने देखा हो गांव में जो घूरे, जिनको क्या कहते हैं, घूरे कहते हैं, वहां क्या करते हैं, सब लोग अपना गोबर इकट्ठा करते रहेंगे, प्लांट वेस्ट है जो, है ना, वो गोबर इकट्ठा कर 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 एक छोटी टाइप की ऐसी बना देते हैं, है ना, मतलब ढेर बना देते हैं, सीधा कहते हैं गोबर का। धीरे धीरे जब क्या होता है, वो सड़ता है, क्या होता है, धीरे धीरे सड़ेगा, उसके बाद क्या बन जाएगा, जो खाद बनेगी उसी को क्या कहेंगे, गोबर की खाद कहेंगे। दूसरा क्या कह रहे हैं कि गड्ढे में भरना, है ना, क्या कह रहे हैं, गड्ढे में भरना। गड्ढे में क्या होता है, जैसे हमने क्या कर दिया, जहां हमारी मतलब एक जगह गड्ढे में क्या कर दिया, धीरे 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 क्या करने लगे, उसमें गोबर धीरे धीरे डालते जाएंगे। गड्ढे में जब भरते जाएंगे, गोबर भरते जाएंगे, भरते जाएंगे, उसके बाद क्या हो, धीरे धीरे वो सड़ेगा, उसके बाद जो खाद बनेगी उसको क्या कहेंगे, गोबर खाद कहेंगे। तीसरी विधि जो होती है वो कौन सी है, हमारी वैज्ञानिक विधि है। क्या है, वैज्ञानिक विधि। इसमें हम क्या करेंगे, पक्के टंकियां ऐसी चौकुटे चौकुटे बॉक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, जिनको हम टंकी या हौद या अलग अलग जगह पे अलग अलग कहते हैं, ऐसी लाइन से बनाएंगे, उसमें छोटे छोटे उनके बॉक्स बना देंगे और प्रत्येक बॉक्स में क्या करेंगे, स्वतंत्र बॉक्स, मतलब अलग अलग बॉक्स बना देंगे। उसी को क्या कहते हैं, स्वतंत्र गड्ढों में भरना। ये कैसे हो, इनका फर्श एकदम अच्छा होगा, है ना, प्लेन फर्श होगा और बढ़िया कंक्रीट का बना होगा सब। ठीक है,
तो उसमें क्या करेंगे, स्वतंत्र बॉक्स में जब भरते हैं तो उसी को क्या करेंगे, स्वतंत्र बॉक्स में भरना। जब आप किसी एग्रीकल्चर कॉलेज में या केवी के कृषि विज्ञान केंद्र में कहीं भी जाएंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएंगे स्वतंत्र बॉक्स, है ना। ऐसे क्या करते हैं, बर्मी कंपोस्ट भी ऐसी स्वतंत्र बॉक्स में बनाया जाता है, जिनमें क्या करते हैं, हम केंचुए डाल देते हैं, मिट्टी रहती है, गोबर रहता है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, और धीरे धीरे जब वो खाते हैं उनको, और फिर जो निकालते हैं उसी को क्या कहते हैं, बर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यहाँ पे अपने 3 चीजें देख ली कैसे कैसे बनाते हैं। पहली ढेर लगाकर तैयार करना, दूसरी कौन सी, गड्ढे में भरना, तीसरी क्या है, स्वतंत्र बॉक्स में भरना। चलिए चौथा पॉइंट देख रहे हैं, गोबर की खाद से मृदा को होने वाले 2 लाभ लिखिए। कह रहे गोबर की खाद हम दे रहे हैं, उससे हमारी मिट्टी को लाभ क्या है ना। देखो 2 टाइप की खाद होती है, एक कैसी होती है जैविक खाद, एक कौन सी होती है, रासायनिक खाद। जैविक खाद क्या होती है, वो खाद है जो क्या करते हैं अपन फील्ड पे बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, जैविक खाद कहते हैं। और रासायनिक खाद कौन सी होती है, वे खाद हैं जो कारखानों में बनाई जाती हैं, जिनमें केमिकल्स का यूज करा जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, रासायनिक खाद कहते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो गोबर की खाद होती है उसको मृदा में देने पर हमें कौन से लाभ होते हैं। पहला क्या कह रहे हैं, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। क्या है, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। अब हम पहले ये समझ लेते हैं जल धारण क्षमता क्या होती है। जल धारण मतलब होता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब वाटर को अपने, मतलब पानी को अपने पास रखने की कैपेसिटी। जैसे आपने देखा हो कंडा है कोई, उसमें अगर आप पानी डालते हो तो क्या कर लेगा, पानी को सोख लेगा। क्या करेगा, पानी को सोख लेगा। उसी तरह अगर मिट्टी में डालोगे आप तो वो बह जाएगा, इधर उधर गीली हो जाएगी, ज्यादा चला जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जब गोबर की खाद हम मिलाते हैं मिट्टी में तो क्या करती है, वाटर को होल्ड करके रखती है ना, जिसको क्या कहते हैं, जल धारण क्षमता क्या कहते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, है ना। तो क्या कह रहे हैं, जब हम मिट्टी में गोबर की खाद मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, उसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा क्या कह रहे हैं, भूमि की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशा में सुधार होता है ना। जो हमारे सॉइल टेक्सचर्स रहेंगे, मिट्टी में जो कण रहेंगे, उनमें जब मिल जाएगी मिट्टी, जब गोबर की खाद मिल जाएगी तो उसकी दशा सुधर जाएगी, है ना। और रासायनिक दशा क्या हो गई, रासायनिक दशा मतलब ये हो गया कि जैसे उसमें एसिडिटी बढ़ गई है ना, अम्लीयता बढ़ गई, क्षारीयता बढ़ गई है, तो उसको मिलाने से वो सब चीजें भी ठीक हो जाएंगी। और जैविक दशा हो जाती है जिसमें जो मतलब जितने भी फायदेमंद जीव होते हैं वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख रहे हैं हरी खाद। क्या कह रहे हैं, हरी खाद किसे कहते हैं। अब हरी खाद क्या होती है, हरी खाद मतलब होता है कोई भी प्लांट, हम जैसे फसल है उसको उगाएंगे, है ना, जो हमारी फसल होगी उसको खेत में उगाएंगे और उसको एक मतलब जैसे फूल आने की स्थिति तक उगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसी खेत में उसको जोत देंगे। क्या करेंगे, उसी खेत में उसको जोत देते हैं। जोतने के बाद क्या होता है, जब वो धीरे धीरे उसमें मिट्टी मिल जाएगी, सड़ेगी, तो उसके बाद जो बनती है उसी को क्या कहते हैं, हम हरी खाद कहते हैं। अब हरी खाद में क्या करते हैं हम, या तो हम दलहनी फसलें या अदलहनी दोनों फसलों का यूज करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, मिट्टी में अच्छे से मिलेंगे और पोषक तत्व में मिलेंगे। अब इसमें जो हरी खाद होती है उसमें हम ज्यादातर क्या करेंगे, दलहनी फसलों का यूज करेंगे। क्या करेंगे, दलहनी फसल। अब दलहनी फसलों का यूज क्यों कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं दलहनी फसलों का यूज क्या कर रहे हैं। दलहनी फसलें जो होती हैं उनकी जड़ों में क्या पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, गांठें पाई जाती हैं, जो कैसे कलर की होती हैं, पिंक कलर की। क्या होती हैं, पिंक कलर की। इनको हम क्या कहते हैं, राइजोबियम गांठें। क्या कहेंगे, राइजोबियम गांठें। ये क्या करती हैं, जो वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है ना, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है उसका क्या करती है, स्थिरीकरण करती है। जिससे क्या होता है, वो क्या करेगी, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होगी उसको लेके आएगी किसमें, मिट्टी में। जिससे मिट्टी में क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन बढ़ जाएगी। हमें 2-3 चीजें इसमें मिल जाती है। एक तो क्या हो, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन वो भी हमें मिल गई दलहनी फसलों को बोने से। और क्या करेंगे, फिर जब इनको खुद से जोत देंगे उसके बाद भी ये हमें पोषक तत्व देंगे। इसमें हमें 2 फायदे होते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, दलहनी फसलों का उपयोग करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं क्या है, हरी खाद किसे कह रहा है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए दलहनी एवं अदलहनी फसलों को उगाकर हरी अवस्था में भूमि में जोतकर सड़ने के फलस्वरूप जो खाद बनती है उसी क्या कहते हैं, हम हरी खाद कहते हैं। चलिए हमने पढ़ लिया है, ये आगे देख रहे हैं हम। चले, हाँ क्या कह रहे हैं, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, केंचुआ खाद सब इकट्ठी एक जगह दे दी है।
मैंने क्या करा, एक जगह सब पूरी जो आपकी खादें हैं वो एक जगह कर दी हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। चलिए पहले देख रहे हैं यहाँ गोबर की खाद। गोबर की खाद सीधा सीधा है पशुओं के गोबर, मूत्र, पशुशाला का कूड़ा, पशुओं द्वारा जो छोड़ा गया चारा आदि से निर्मित खाद गोबर की खाद कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि पशुओं को देखो, गोबर की खाद का पशुओं का जो गोबर है ना, जो पेशाब है ना, जो चारा है, और जो गौशाला में जो भी चारा उनके द्वारा छूटा है वो सबको क्या करें, इकट्ठा करके एक जगह डाल देंगे, और धीरे धीरे जब वो सड़ता है तो क्या बनता है, गोबर खाद बनती है ना। चलिए अगला देख रहे हैं कंपोस्ट खाद। क्या है कंपोस्ट खाद? कह रहे हैं शहरी कूड़ा करकट से कंपोस्ट खाद बनाने की विधि को क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। हाँ, कंपोस्ट क्या होता है, पौधों के अवशेष है ना, पौधे जितने भी होते हैं उसके अवशेष हैं। पौधों के अवशेष क्या होते हैं, जैसे मान लो कुछ भी, जैसे तुमने बनाया कुछ है ना, खाना बनाया या कुछ ही बनाया, जैसे डंठल ले लिया, पत्ते ले लिए, कुछ बच गए, वो हो गए है ना, अवशेष हो गया, घास फूस हो गया, कचरे हो गए, मनुष्य के मल हो गए, पशुओं का गोबर हो गया, है ना, सबको सड़ाकर जो खाद बनती है उसी को क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं, है ना। इसमें सब चीजें आ जाती हैं, जितने अपने प्लांट्स हैं उनका बचा हुआ पार्ट्स हो गया, है ना, कूड़ा करकट हो गया, और क्या हो गया, मनुष्यों के मलमूत्र हो गए, सब कुछ जब अपने इकट्ठा, और पशुओं के गोबर हैं, सबको इकट्ठा करके जब सड़ने के बाद जो बनता है उसी को क्या कहते हैं, हम कंपोस्ट कहते हैं। चलिए अगली देख रहे हैं हम केंचुआ खाद। तो मैंने आपको बता ही दिया है केंचुआ खाद क्या होता है। केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों से बनी खाद वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद कहलाती है। क्या कह रहे हैं, केंचुओं द्वारा जो कार्बनिक पदार्थों से बनी खाद क्या कहलाती है, केंचुआ खाद कहलाती है। केंचुए क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ जैसे क्या होते हैं, घरेलू कचरा है, शहरी कचरा है, कृषि अवशेष हैं, तथा मृदा को भोजन के रूप में खाते हैं। क्या करते हैं, घरेलू कचरा है, शहरी कचरा है, कृषि अवशेष हैं, तथा मिट्टी को क्या करते हैं, भोजन के रूप में खाते हैं। और खाने के बाद क्या करते हैं, इन कार्बनिक पदार्थों का उनकी आहार नाल में क्या होता है, पाचन होता है। क्या होता है, पाचन होता है। शेष जो बच जाता है उसको क्या करते हैं, मल के रूप में क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, है ना, बाहर निकालते हैं। सीधा सीधा मतलब ये है कि मल के रूप में क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। और केंचुओं के द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ होता है, मतलब केंचुओं के द्वारा जो उन्होंने खाया, जो निकाल रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम केंचुआ खाद कहते हैं। समझ गए आप लोग, है ना। क्या कर रहे हैं, जो भी केंचुआ खा रहा है, सीधा सीधा ये है, जो भी केंचुआ खाने को मिल रहा है ना, और जब वो निकाल रहा है, उसको बाहर निकाल रहा है, उसी को क्या कहेंगे, हम केंचुआ खाद कहेंगे, है ना। आहार नाल में उसके पाचन होने के बाद जो बाहर निकलेगा उसको हम केंचुआ खाद कहेंगे। चलिए फिर अगला देख लेते हैं क्या है। हाँ अगला क्या दिया है कि खाद और उर्वरक में अंतर लिखिए, है ना। क्या है, खाद एक तरफ, खाद एक तरफ क्या है, उर्वरक है। मैंने आपको बताया था जो खाद होती है वो कहां करते हैं, खेत में तैयार की जाती है, और उर्वरक क्या होते हैं, कारखानों में तैयार किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, कह रहा है इससे पौधों की कह रहे हैं इनमें पौधों की वृद्धि के सभी आवश्यक तत्व होते हैं, ठीक है। और जो अपने उर्वरक होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, एक या दो तत्व ही मिलते हैं। मैंने आपको उर्वरक चैप्टर पढ़ाया था। दूसरा देख रहे हैं, इनका भूमि पर प्रभाव प्राय 2 से 3 वर्ष तक रहता है। हाँ, जितने भी अपने जैविक उर्वरक होते हैं वो क्या करते हैं, उनको अपन डाल रहे हैं जैसे खेत में, तो वो क्या करते हैं, धीरे 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 धीरे, है ना, 2-3 साल तक अपना प्रभाव देते रहते हैं। मतलब पोषक तत्व 2-3 साल तक धीरे 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 धीरे, इनकी प्रोसेस क्या रहती है, धीमी रहती है। जैसे आपने देखा होगा देसी दवाई है, धीरे धीरे लगती है, उसी तरह ये क्या है, जैविक खाद या देसी खाद है ना, ऐसा बोल सकते हो। क्या करते हैं, ये धीरे 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 1 साल 2 साल ऐसा ये धीरे धीरे पोषक तत्व देती रहती है। तो उसके बाद क्या आ जाती है, हमारी उर्वरक आ जाते हैं। ये क्या रहते हैं, ये तात्कालिक रहते हैं, जैसे आपने जब डाला है उसी टाइम पे इनका प्रभाव तुरंत दिखता है, उसके बाद गायब, है ना। चलिए फिर क्या कह रहे हैं, अगला पॉइंट, इनके प्रयोग से खेत की भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा में क्या होता है, सुधार होता है, और जीवाणु संक्रामण वृद्धि होती है। जितने भी लाभदायक जीवाणु होते हैं, मैंने बताया था आपको, है ना, लाभदायक जो जीवाणु होते हैं उनकी संख्या में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और क्या कह रहे हैं, जो उर्वरक होते हैं इनके अधिक उपयोग से, है ना, बताया था मैंने, जो रासायनिक उर्वरक होते हैं उनके अधिक उपयोग से क्या होता है, भौतिक दशा सुधरती है, और जो लाभदायक जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब उनकी वृद्धि क्या होती है, कम हो जाती है ना, कम, मतलब जो होनी चाहिए वृद्धि बढ़ती नहीं हो, कम और हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए तो कहते हैं हमारे देश में जितने भी रासायनिक उर्वरक ज्यादा नहीं डालना चाहिए, है ना। ज्यादा उर्वरक अगर डालते जाओगे आप, जैसे आप पंजाब की स्थिति अभी देख रहे हो, तो उसमें क्या है, वो लोग इतना उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं कि वहां की जो फसलें हैं उनमें पूरे उर्वरक हैं और कीटनाशक हैं, ये सब टॉक्सिसिटी बढ़ गई वहां पे, जितना भी अनाज रहेगा उसमें क्या होगा, जहर हो गया है। इसलिए वहां आप देख रहे हैं कि पंजाब में सबसे ज्यादा कैंसर हो रही है। जो लोग सिगरेट, ताबू, तमाकू ये सब का उपयोग नहीं करते, उसके बाद भी वहां क्या है, कैंसर के मरीज बहुत ज्यादा हैं। वहां से ट्रेन भी चलती मुंबई के लिए, जो जिसको कैंसर ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो हो क्या रहा है, वो लोग इतना केमिकल का यूज कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रही है, ठीक है। इसलिए क्या है, हमें ज्यादा केमिकल का उपयोग नहीं करना चाहिए आजकल। इसलिए आप लोग देख रहे हो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, जिसको जैविक खेती कहते हैं, जिसमें हम सिर्फ ओनली जैविक खाद का उपयोग करते हैं, जिसमें हम किसी भी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते हैं। और ऑर्गेनिक देख रहे हो आप, ऑर्गेनिक में फायदा भी है ना। ऑर्गेनिक जो चीजें रहती हैं उनकी रेट भी नॉर्मल जो रहती है फसल उससे ज्यादा रहती है, ठीक है। चलिए, चलो मैं एक आपको और जानकारी दे देता हूं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आज से आप, जैसे मान लो आज से आप ऑर्गेनिक नहीं डाल रहे, मतलब आज से आप सोच रहे हैं कि हम ऑर्गेनिक खाद ओनली डालेंगे, तो क्या आपकी जो फसल होगी उसको ऑर्गेनिक टैग मिल जाएगा? नहीं मिलता। जब तक आप 3 साल तक कंटिन्यू बिना के रासायनिक खाद के, अब जब आप 3 साल हो जाएंगे आपको, उसके बाद जो आपकी फसल आएगी उसको हम ऑर्गेनिक फसल मानते हैं। चलिए, अगला हम पॉइंट देख रहे हैं। 5वां पॉइंट क्या है कि कह रहे हैं कि ये भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं। क्या कह रहे हैं? भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं जितने हमारे खाद होते हैं। और जो उर्वरक होते हैं इनके प्रयोग से जल धारण क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए और देख रहे हैं आगे। हाँ, चलिए एक क्वेश्चन और आ गया। गोबर की खाद तैयार करने की कौन कौन सी विधियां हैं? देख चुके हैं हम पहले ही। ढेर लगाकर, गड्ढों में भरकर, स्वतंत्र बॉक्स में भरना, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं जो गड्ढों में गोबर की खाद तैयार करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जब हम गड्ढे में भर के जब खाद बना रहे हैं गोबर की, तो उसमें क्या क्या हमें सावधानियां रखनी चाहिए। चलिए, पहला क्या कह रहे हैं, गड्ढों की जो गहराई होती है 1.25 मीटर होनी चाहिए। कितनी है? 1.25 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो गोबर भर जाने के बाद उसके ऊपर क्या करें, हम 15 सेंटीमीटर की मिट्टी की परत एक ढांक देंगे उसको, है ना। पहले क्या कह रहे हैं, 1.5 मीटर से गहराई अधिक नहीं होनी चाहिए। और क्या करेंगे, जब वो पूरा फुल हो जाएगा उसके ऊपर 15 सेंटीमीटर क्या करेंगे, एक परत मिट्टी की बिछा देंगे। और दूसरा क्या देख रहे हैं, गड्ढे छायादार स्थान पर होने चाहिए, है ना। क्या होते हैं, गड्ढे छायादार स्थान पर होने चाहिए। तेज धूप से हानि हो जाती है। क्या होगा? तेज धूप से हानि हो जाएगी, मतलब अच्छे से जो हमारी गोबर है ना वो अच्छे से सड़ नहीं पाएगी, ठीक है। अगला देख रहे हैं, गड्ढों का जो फर्श होता है पक्का होना चाहिए, है ना, ताकि तत्वों की हानि कम से कम हो। ये तो सिंपल सी बात है। अगर हम नीचे पक्का रहेगा तो जो तत्व, अगर जैसे मान लो कच्चे स्थान में आप बना रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे अब मिट्टी गोबर की खाद बनी तो क्या होगा, पोषक तत्व कहाँ चले जाएंगे? नीचे चले जाएंगे, जिसमें क्या हो जाता है, पोषक तत्व लीचिंग हो जाती। क्या हो जाती है? पोषक तत्व की लीचिंग। तो वो क्या करते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं, उसी को हम लीचिंग कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे लीचिंग क्या होती है। चलिए, चौथा देख रहे हैं, खाद के अच्छी तरह सड़ने हेतु गड्ढों में उचित मात्रा में नमी होनी चाहिए। हाँ, जो अपना ऊपर पॉइंट दिया गया था, कह रहे छायादार में, और उसके कारण यही है, उसका कारण क्या है, यही है, छायादार स्थान अगर होगा तो उसमें नमी बनी रहेगी। अगर धूप में रख दोगे तो नमी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो चौथा पॉइंट है हमारा, वो क्या कर रहा है, यही बता रहा है कि अच्छे से खाद को सड़ने के लिए, जो गोबर की खाद अच्छे से सड़ने के लिए क्या होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए। अगला क्या कह रहे हैं, खाद के जो गड्ढे होते हैं बस्ती से दूर होने चाहिए। इसका कारण ये है कि जैसे बदबू अदबू आ रही है, इसलिए थोड़ा दूर रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला और देखते हैं क्या है। हाँ, अब कह रहे हैं हरी खाद के लिए फसलों का चुनाव लिखिए। क्या कह रहे हैं, हरी खाद के लिए हमें कौन सी फसलों को चुनना चाहिए। क्या कह रहे हैं, हरी खाद के लिए हमें क्या करना चाहिए,
फसलें शीघ्र उगने वाली हों और शीघ्र बढ़ने वाली हों तथा अधिक पत्तेदार हों। क्या कह रहे हैं कि हरे खाद के लिए हमें ऐसी फसलें चाहिए, क्या कहेंगे, हमें ऐसी हरी खाद के लिए ऐसी फसलें चाहिए जो क्या करेंगी, अधिक पत्ते वाली हों, है ना, और जल्दी ग्रोथ करें, और जिनके बीज जो होते हैं आसानी से मिल जाएं। क्या करें, अधिक पत्ते वाली हों और जिनके बीज आसानी से मिल जाएं और जल्दी वृद्धि करती हों। क्या करती हों, जल्दी वृद्धि करती हों। दूसरा हम देख रहे हैं, देखिए जल्दी और देखो शीघ्र उगने वाली हो, शीघ्र बढ़ने वाली हो, अधिक पत्तेदारी। इसका मतलब ये ऐसा क्यों ले रहे हैं हम, पहले यहां समझते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए, शीघ्र उगने वाली, देखो हमें क्या चाहिए, जो हमारी जितनी भी हरी खाद के लिए फसल करते हैं, हमें ये चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमें क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। क्या चाहिए, जल्दी से जल्दी हमें चाहिए पोषक तत्व। क्या चाहिए, जल्दी जल्दी पोषक तत्व चाहिए। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम जल्दी से बीज बोएं और जल्दी वो उगे, और क्या हो कि ज्यादा पत्तियां, जितनी ज्यादा पत्तियां होंगी, जितनी अच्छी फैलावदार होगी, तो उतना उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी, है ना, उतना वानस्पतिक भाग अच्छा होगा। उसको क्या करेंगे, जमीन में जितना मिलाएंगे उतना हमें पोषक तत्व अधिक मिलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, भूमि में फसल की जड़ें अधिक गहराई तक जाती हों। क्या कह रहे हैं, भूमि में क्या हो रहा है, अधिक गहराई तक जाती हों जड़ें। तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, फसल के लिए कम पोषक तत्वों की आवश्यकता हो। क्या कह रहे हैं, फसल के लिए कम पोषक तत्वों की आवश्यकता हो। इसका मतलब यह है कि अगर हम जैसे कोई फसल उगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, अब जब उगाने में वो फसल खुद ही इतने पोषक तत्व ले लेगी, है ना, ज्यादा अगर फसल खुद पोषक तत्व ले लेगी, फिर उसको मिलाने से और कुछ फायदा ही नहीं है। तो ऐसी फसल बोएंगे जो कम पोषक तत्व ले जमीन से और जल्दी जल्दी ग्रो हो, फिर इसको हम जल्दी से मिट्टी में मिला देंगे और क्या हो जाएगा, हमें अच्छे से पोषक तत्व मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देख रहे हैं पॉइंट क्या है, फसल का बीज कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और जो आसानी से मिलने वाला हो, है ना। हमें करना क्या है, फसल से हमें सिर्फ ओनली उसके वानस्पतिक भाग से मतलब है। क्या है, उसके वानस्पतिक भाग से मतलब है। हमें ये तो मतलब है नहीं कि भाई उसमें भुट्टे अच्छे आने चाहिए, उसमें फली अच्छी आनी चाहिए या कुछ और अच्छा आने, कोई मतलब नहीं उसका। हमें क्या चाहिए, बीज सस्ता हो, ठीक है, और आसानी से मिल जाए। क्या है, बीज सस्ता होना चाहिए, आसानी से हमें मिल जाए, बस हमें ऐसा चाहिए, उसको उगा ले, खत्म बात। फिर अगला पॉइंट देख रहे हैं, कह रहे हैं फसल लेग में होनी चाहिए, दाल वाली होनी चाहिए, ताकि नाइट्रोजन वायुमंडल में स्थिरीकरण कर सके। तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि हरी खाद के लिए हम ज्यादातर क्या करेंगे, दलहनी फसलों का उपयोग करेंगे। ये क्या करती है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसका क्या करेगी, स्थिरीकरण करेगी। अगला पॉइंट देख रहे हैं, कह रहे हैं फसल विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उगने वाली हो। कह रहे हैं जो फसल जो हम ले रहे हैं वो ऐसी हो, वो हर प्रकार की मृदा में उगाए, है ना, उसका ऐसा नहीं हो कोई चिकनी में उगेगी, दोमट में उगेगी, काली मिट्टी में, ऐसा नहीं। ऐसी फसल लेंगे जो क्या हर मिट्टी में उग सके। अगला देख रहे हैं महत्व तो क्या है, क्या कह रहे हैं, महत्व कह रहे हैं इसके प्रयोग से क्या होता है, मृदा में जीवांश पदार्थों की वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए और क्या कह रहे हैं, दूसरा पॉइंट, इसके प्रयोग से मृदा की संरचना में सुधार होता है। ये भी हम देख चुके हैं। अगला देख रहे हैं, इसके प्रयोग से मृदा में लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। ये भी हम बता चुका हूं आपको। अगला कह रहे हैं, इसके प्रयोग से भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ती है। ये भी बता चुका हूं। जितनी भी जैविक खादें हैं उन सब से क्या होती है, जल धारण क्षमता बढ़ती है। चलिए अगला और देख लेते हैं क्या है। हाँ, और फिर कह रहे हैं इसकी सीमाएं क्या होती हैं। कह रहे हैं जो हरी खाद होती है उसकी सीमाएं क्या होती हैं। कह रहे हैं जल की विषाक्तता के कारण क्या होता है, हरी खाद वाली फसलों उगने में कठिनाई होती है। कह रहे हैं जहां जल थोड़ा ठीक नहीं है ना, जल में या एसिडिक है या जैसा भी है, उसमें क्या उगने में थोड़ी समस्या आती है। क्या अनाज एवं चारे की अधिक मांग के कारण प्राय किसान हरी खाद वाली फसलों को महत्व नहीं देते हैं। कह रहे हैं अनाज एवं चारे की अधिक मांग है अपने यहाँ है, तो किसान क्या कर रहे हैं, हरी खाद को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। क्या ना, सिंचाई के साधनों का क्या कर रहे हैं, अभाव, वर्षा की कमी, है ना, इसके कारण किसान परेशान रहते हैं। कह रहे अपने यहाँ आपने बहुत कम ही देखा हो कोई लोग हरी खाद का उपयोग कर रहे हैं, है ना। चलिए कह रहे हैं किसानों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव होता है। क्या कह रहे हैं, किसानों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव होता है, मतलब उनको पता ही नहीं है कि ऐसे हरी खाद बनाई जाती है, ऐसा कुछ है।
अगला देख रहे हैं, पलटाई हेतु उनके पास उत्तम कृषि यंत्रों का अभाव होता है। पलटाई का मतलब क्या है, कह रहे हैं कि जो फसल जैसे उगा ली उनने, उसके बाद उसको मिट्टी में मिलाना, उसी को क्या कह रहे हैं, पलटाई कह रहे हैं। कह रहे हैं उनके उनके पास ऐसे यंत्र नहीं है, ठीक है, उनका अभाव है, ठीक है। लीचिंग क्या कह रहे हैं, लीचिंग मैंने आपको बताया था, कह रहा है वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक वर्षा या अधिक सिंचाई से क्या होता है, जो ऊपरी सतह होती है उसमें उपस्थित पोषक तत्व क्या होते हैं, घुलकर जमीन में नीचे चले जाते हैं। क्या होता है, लीचिंग क्या होती है, वह प्रक्रिया है जिसमें वर्षा या अधिक सिंचाई, है ना, ज्यादा वर्षा हो गई या ज्यादा सिंचाई हमने कर दी तो क्या करेंगे, जो ऊपरी सतह के जो पोषक तत्व होते हैं जल के साथ घुलकर क्या कर जाते हैं, भूमि की निचली सतह में परतों में चले जाते हैं, लीचिंग कहलाती है। इसके द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आ जाती है। क्या हो जाता है, उर्वरा शक्ति में कमी आ जाती है। और देख लेते हैं कुछ है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, है ना। आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई अपनी करते रहें। धीरे धीरे आपके सब चैप्टर धीरे 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 आपके डालते रहेंगे। आपके एग्जाम मतलब स्टार्ट होने से पहले पूरा हम जहाँ तक है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं वीडियो, है ना। थैंक यू।